बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि आलमी फ़ुटबॉल की भी मजबूत तरीन ताकतों में शुमार होता है। ग्रुप मरहले में इंग्लैंड ने शानदार आगाज़ करते हुए क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में घाना के खिलाफ बगैर किसी गोल के मैच बराबर खेला, जबकि आखिरी मैच में पानामा को 2 गोल से शिकस्त देकर 7 पॉइंट के साथ ग्रुप एल में पहली पोजीशन हासिल की और नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नॉकआउट मरहले में इंग्लैंड के इम्तिहान मज़ीद सख्त होते चले गए, लेकिन टीम हर चैलेंज पर पूरा उतरी। राउंड ऑफ 32 में कॉन्गो को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फिर मेज़बान मेक्सिको के ख़िलाफ़ मैक्सिको सिटी में सनसनीखेज़ मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की, जहां 10 खिलाड़ियों के साथ भी इंग्लिश टीम ने हिम्मत नहीं हारी। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने सख्त मुकाबला किया, तहां इजाफी वक्त में इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह समेटकर मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब इंग्लैंड के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान दिफाई आलमी चैम्पियन अर्जेंटाइन है। सवाल यह है कि क्या हैरी केन, जॉर्ज बेलिंगम और उनके साथी 1966 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल तक रसाई हासिल कर सकेंगे, या फिर अर्जेंटाइन एक बार फिर इंग्लैंड के ख्वाब चिकनाचूर कर देगा। पूरी दुनिया की नज़रें अब इस बड़े मुकाबले पर जमी हुई हैं। कभी आलमी फ़ुटबॉल में इंग्लैंड की शनाख्त सिर्फ माजी की अजमत तक महदूद थी, लेकिन आज थ्री लाइन्स एक बार फिर दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में शुमार होती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल तक रसाई इस बात का सबूत है कि इंग्लैंड ने नाकामियों से सबक सीखकर ख़ुद को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। 1966 में वाहिद वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड को दोबारा सेमीफाइनल खेलने के लिए 24 साल का इंतज़ार करना पड़ा, जब 1990 के वर्ल्ड कप में जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट पर उसका ख्वाब तोड़ दिया। उसके बाद एक और तवील इंतज़ार शुरू हुआ और पूरे 28 बरस बाद 2018 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचा, मगर इजाफी वक्त में क्रोएशिया से शिकस्त खा गया। 2022 में फ्रांस के हाथों क्वार्टर फाइनल में नाकामी ने एक बार फिर मायूस किया, लेकिन 2026 में इंग्लैंड मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर ये साबित कर चुका है कि अब ये कामयाबी इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तसलसल है। इस तब्दीली की बुनियाद एक दहाई पहले रखी गई थी, जब इंग्लैंड ने नौजवान टैलेंट की तैयारी पर भरपूर सरमाराकारी की। एलीट प्लेयर परफॉर्मेंस मंसूबा, जदीद एकेडमी निज़ाम, सेंट चार्जेस पार्क जैसे आलमी मैार के तरबियती मरकज़ और अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 टीमों की मुसलसल कामयाबियों ने कौमी टीम के लिए बासलाहियत खिलाड़ियों की नई खेप तैयार की। इस मनसूबाबंदी का नतीजा है कि आज जॉर्ज बेलिंगम, डेक्लन राइस, बुकायो साका और हैरी केन जैसे आलमी मैार के खिलाड़ी इंग्लैंड की ताकत बन चुके हैं, जबकि टीम के पास इतना गहरा बेंच मौजूद है कि कई बड़े नाम भी बाहर रह जाएं तो कारकर्दगी मुतासर नहीं होती। गैरेथ साउथगेट ने इंग्लैंड को मुसलसल 2 यूरोपीय चैम्पियनशिप फाइनल तक पहुंचाया, और अब हेड कोच थॉमस टॉकल ने मौका है कि वो सुनहरी दौर को एक आलमी टाइटल में बदल दें। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल तो बार बार खेल लिए, मगर अब पूरी कौम की नज़रें सिर्फ एक ख्वाब पर हैं, 1966 के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी दोबारा घर लाने का ख्वाब। पेशावर एक बार फिर क्रिकेट के रंग में रंगने को तैयार है, जहां रवां अक्टूबर में केपी के चैंपियंस लीग का मेला सजने जा रहा है। लीग को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की दो बड़ी शख्सियात को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी लीग के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, जबकि लेजेंडरी बल्लेबाज यूनुस खान को लीग कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। यूनुस खान क्रिकेट ऑपरेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और तमाम टेक्निकल उमूर की निगरानी करेंगे। लीग की बाकायदा लॉन्चिंग तकरीब 18 जुलाई को पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जिसमें गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला समेत अहम सरकारी शख्सियात, साबिक क्रिकेटर्स और खेलों से वाबस्ता शख्सियात शिरकत करेंगी। इफ्तिताही तकरीब को मज़ीद यादगार बनाने के लिए मारूफ गुलकार रहीम शाह और आयमा बेग अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे, जबकि इसी मौके पर लीग के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। केपी के चैम्पियंस लीग में पेशावर पैंथर्स, मर्दान चैलेंजर्स, एबटाबाद ईगल्स, खैबर वॉरियर्स, DI खान स्टैलियंस और सवार टाइटंस टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। मेरे लिए भी खुशी की बात है और केपीके के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि KCL होने जा रही है, खैबर चैंपियंस लीग होने जा रही है। एज एम्बेसडर मैं उसको ओन कर रहा हूं और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। 18 जुलाई को
शाम 6 बजे मैं खुद भी पेशावर आ रहा हूं और आप सब दोस्तों से, सब फैमिली से जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, चाहने वाले हैं, इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में आप सबका इंतजार करूंगा। वहां पे जो है वो पहली लॉन्चिंग है, उसकी तकरीब है जिसके अंदर और सेलिब्रिटीज वगैरह भी आएंगे, तो आप सब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आए प्लीज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं यूनुस खान। मैं आप सब से, अपने फैंस एंड फॉलोअर्स से ये शेयर करने जा रहा हूं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा चैम्पियंस लीग KCL को एज अ लीग कमिश्नर ज्वाइन करने जा रहा हूं। KCL खैबर पख्तूनख्वा के यंग क्रिकेटर्स के लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां हमारे यंग क्रिकेटर्स अपनी परफॉर्मेंस और क्रिकेटिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। KCL की लॉन्चिंग सेरेमनी 18 जुलाई को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में होने जा रही है। आप सब इस लॉन्चिंग सेरेमनी का हिस्सा बने। ज़ुल्मो तैयारों से KCL स्तासो टोलो दपारा स्तासो द स्किल्स और परफॉर्मेंस दपारा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुफ्तगू के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पहले चलेंगे इस्लामाबाद राशिद लतीफ़ साहब की तरफ। राशिद लतीफ़ साहब, पहले तो सरफराज वेस्ट इंडीज़ गए हैं, ना ही बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ गए हैं, बट जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ हम वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचों पर मुश्तमिल खेले, वहाँ बाबर आजम ही कप्तान थे, 1-1 से वो सीरीज़ बराबर रही। फिर बाबर आजम के बरक्स अगर हम टेस्ट टीम के हेड कोच की बात करते हैं, सरफराज अहमद 2017 में ये मिसबाउल हक की क़यादत में खेलने वाली टीम का हिस्सा थे, और उसके बाद जब बाबर आजम टीम लेकर गए थे उस टीम के साथ भी ये थे। और दुबई में 2018 में जब बाबर आजम ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था तो वो सरफराज अहमद ही कप्तान थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान खेला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 2025 में, वहाँ बाबर आजम बतौर खिलाड़ी बहुत नाकाम साबित हुए। 4 इनिंग, 2 टेस्ट मैच, सिर्फ 45 रन। नहीं, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट लोएस्ट लेवल पे है, ये सबको ही पता है। इसकी वजह से हमने कप्तान चेंज किया और शान जो कप्तानी कर रहे थे काफ़ी अरसे से, 2023 15 नवंबर से अब तक कर रहे थे, तो उनकी जगह बाबर को दोबारा लेके आए हैं क्योंकि कोई ऑप्शन शायद था नहीं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 दफ़ा रिज़ाइन किया है बाबर आजम। 23 में भी जब रका अशरफ साहब थे, उनकी जगह शान वहीं पे आए थे कप्तान। फिर आपने देखा होगा 2024 में जब इनको टेस्ट क्रिकेट से हटाया गया था, मुल्तान टेस्ट हो रहा था शायद अगेंस्ट इंग्लैंड, और वहाँ पे कामरान गुलाम का डेब्यू होता है, उसी के दौरान या उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन किया था वाइट बॉल से। तो समझ में आने वाली चीज़ ये नहीं है कि 2 दफ़ा रिज़ाइन करने वाला कप्तान फिर एक्सेप्ट कैसे कर लेता है। क्या कोई पॉलिटिक्स है इसके अंदर, मैं नहीं जानता, लेकिन जितना ये था या तो पहले इनको बाय फोर्स रिज़ाइन करवाया गया था। खैर एनीवे हम आगे चलते हैं। सरफराज गुड, मतलब के अच्छा माइंड है वो क्रिकेट का, चाहे वो वाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो, वो प्लेयर्स को या कंडीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी नए इस फील्ड में क्योंकि एज ए हेड कोच न्यू है, और हमें काउंटर अटैक देखना है कि काउंटर जो टीम है वो कैसी है। वेस्ट इंडीज ने अच्छी सीरीज खेली है श्रीलंका, जो कि स्पिन डोमिनेट करते हैं, उनके खिलाफ अच्छी सीरीज खेली और जीती है सीरीज। उनके पास रोशन चेज है, जंगू है, वो प्लेयर ऐसे हैं, शे होप है, ग्रीव्स है, ये अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं एज ए बैट्समैन। तो हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम, मैं ये समझता हूँ थोड़ा यंग प्लेयर भी आए, थोड़ा बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं अगर सही तरीके से इनको लड़ाया जाए, खिलाया जाए, प्लेइंग 11 अच्छी होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान फाइट बैक कर सकता है इस सीरीज में। राशिद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और अभी से ऐसा लगता है होल बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट के हल्कों में गुफ्तगू की जा रही है कि शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान 12 टेस्ट मैच आ रहा है। तो टीम कौन सी थी? तो अब उसी टीम को बाबर आजम लीड कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है कि आपको अभी से नताइज दिखाई दे रहे हैं, तो वाई फिर शान मसूद को क़यादत से हटाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, या शान मसूद ने 3 सालों में 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की,
12 हारे। मेरा ख्याल में कप्तान का जो हमेशा फैसला होता है वो तो पीसीबी मैनेजमेंट के पास होता है, ना प्लेयर्स के पास होता है, ना कप्तान। शायद अगर शान मसूद को ये ऑप्शन दिया जाता तो वो 17वें टेस्ट मैच में भी कप्तानी कर लेते, लेकिन पीसीबी ने एक बार फिर ये ताज उस बंदे के सर पे रख लिया। जिस तरह राशिद भाई भी कह रहे थे कि वो 2 बार रिज़ाइन करके गए बाबर आजम, अब उनको दोबारा कप्तान बना दिया। लेकिन अगर इस टीम को देखें, उबैद शाह को अगर हम देख लें या उवैस ज़फ़र को देख लें या अली उस्मान को देख लें, तो बाकी 13 प्लेयर तो वही थे जो अभी हमने बांग्लादेश में देखे। लेकिन जो टेस्ट मैच हैं वो तो जीते जाते हैं बॉलरों के साथ, लेकिन हमारी ये बॉलिंग जो है उसमें मेरा ख्याल में जो सबसे सीनियर बॉलर हैं मोहम्मद अब्बास और साजिद खान, और उधर हम वेस्ट इंडीज़ को देखें उनके पास 145-150 की स्पीड वाले एटलीस्ट 3 बॉलर्स हैं, फिर स्पिनर उनके अच्छे हैं। और हमारा स्पिन पे भी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 16 टेस्ट मैचों में ख़राब रहा है। हम फास्ट बॉलिंग पर भी टेस्ट मैच आ रहे हैं। हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सके, हार गए। बांग्लादेश ने हमें पिंडी में दोनों टेस्ट मैच फास्ट बॉलिंग पे हरा दिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट को बहरहाल कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, रास्ता बनाना है। मेरा ख्याल में एक अच्छी प्लानिंग, एक दानिशमंदी के साथ अगर गैर जानिबदार होकर 11 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएं तो पाकिस्तान टीम जीत सकती है। लेकिन इस पूरी सिलेक्शन के दौरान, बाबर आजम के कप्तान बनने के दौरान जो आकिब जावेद इंटरव्यू देते रहे, मेरा ख्याल में उससे भी टीम का माहौल ख़राब हुआ। अब आकिब जावेद साहब कह रहे हैं शान मसूद के बारे में कि वो रिव्यू नहीं ले रहे थे, वो डिक्लेरेशन गलत कर रहे थे, सिलेक्शन गलत कर रहे थे। मेरा ख्याल में इस वक्त शान मसूद पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, उनके बारे में अगर अवॉइड कर दिए जाती बातें, देखिए ये बातें सारी अंदर इन हाउस की जाती हैं, आप बोर्ड रूम में करें, ड्रेसिंग रूम में करें, लेकिन इस तरह मीडिया पे आकर अपने एक सीनियर प्लेयर को गंदा करना मेरा ख्याल में ये नामुनासिब है। मैं ज़रा आपकी तवज्जो हासिल करना चाहूँगा, इस दौरे में 3 ऐसे प्लेयर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुए हैं। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ये डेब्यू कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के दौरे में। फिर अली उस्मान है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लीडिंग विकेट टेकर। आई डोंट थिंक सो कि पहले टेस्ट मैच में इनको मौका मिलेगा। और उसके बाद उवैस ज़फ़र साहब, जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के 10 बेहतरीन बैट्समैनों में ये शामिल नहीं हैं और मुमकिना तौर पर ये वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। यहाँ मैं ये सवाल भी आपके सामने रख रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को आप लेकर जा रहे हैं टीम के साथ, लेकिन सऊद शकील को आप इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ नहीं लेकर जा रहे, तो क्या उवैस ज़फ़र साहब जो हैं उनका डेब्यू कराना मकसूद है? देखिए, उवैस ज़फ़र एक अच्छा बल्लेबाज है और वनडे हो या ये 4 डे मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। देखिए, साथ में टेस्ट के साथ साथ आपको वनडे क्रिकेट भी देखनी है, क्योंकि 2027 में वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, और हमारे मिडिल ऑर्डर है नहीं हमारे पास वाइट बॉल में, इतनी तगड़ी नहीं है। कर लेते हैं सलमान अली आगा या रिजवान, हम इनको लेके, या कामरान गुलाम एक ज़माने में आए थे, इरफान को हमने ट्राई किया और दूसरे हम प्लेयर्स को ट्राई करते रहे, लेकिन कोई सक्सेस मिली नहीं। अभी हमें 2 प्लेयर्स चाहिए थे जो मिडिल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाना चाहिए था, और वही कंटिन्यू करते, क्योंकि मोस्टली जो वनडे के प्लेयर हैं, चाहे रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, या शेहर अय्यर हो जाए, केएल राहुल, ये टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जब भी तो वनडे खेल रहे होते हैं। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया का भी देख लें। तो यहाँ पे जो उवैस ज़फ़र की बात कर रहे हैं, और भी प्लेयर थे, अम्मार थे, वो टॉप ऑर्डर में थे, उन्होंने 2000 रन साल में किए हुए हैं, दीगर और प्लेयर थे। लेकिन इनका मेरे ख्याल से वजह यही है कि इनिंग, मैंने जितना सुना है या देखा है, इनको इनिंग को अच्छा बिल्ड करते हैं और वक्त आने पे इनको अच्छा अटैक भी कर सकते हैं। तो इनका सिलेक्शन मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि आपने थोड़े से रन का फर्क हो तो नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन इनका ठीक हुआ है। दूसरा, उबैद शाह की बात की, देखिए मैं करंट परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आज क्या परफॉर्मेंस है। उबैद शाह ने 53 पिछले सीजन में आउट किए, इस दफा उन्होंने 19 आउट किए, मैचेस भी कम खेले। तो इसका रीजन नहीं दिया कि मैचेस क्यों कम खेले, या बिजी थे कहीं और या इंजरी थी। अगर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे अपने धानी को लेके आता हूँ, शाहनवाज धानी, उनके 42-43 आउट थे। वो अपनी जो होता है ना कि प्लेटफॉर्म थी, इंजरी थी, उसके बाद वो वापस आया, SNGPL से खेल रहे हैं वो।
और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। उनको पेस भी 135 140 वो करते हैं। तो अगर हम दूसरों को देखते हैं, जो 3 हमारे फ्रंट बॉलर हैं उनसे तेज थे और अच्छी बॉलिंग कर सकता था, शायद उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं शहजाद गुल उनके भी 42-13 के एवरेज से आउट थे, वो उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? तो कभी कभार क्या होता है, आपने 2 साल का क्राइटेरिया रख लिया है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में करंट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शहजाद गुल ने भी लास्ट ईयर भी 42 आउट किए थे, लेकिन उनका 20 का एवरेज था, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है, कुछ और बॉलर में भी हम स्लाइटली एज बॉलर लेके जा रहे हैं जिनकी पेस कम है। वेस्ट इंडीज में थोड़ी पेस चाहिए होती है, इसलिए आमिर जमाल को इसी वजह से सेलेक्ट किया है कि वो पेसी है, पेस है, बाउंसर अच्छी तेज कर सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज क्यों अभी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी होम पे? हल्दारी जोसेफ है, नवाज जोसेफ है, उनके पास सील्स हैं, ऐसे बॉलर हैं जो कि तेज बॉलिंग कर सकते हैं। हमारी अगर पेस देखते हैं 125 से 131 132 तक जाएगी, जो कि पहले स्पेल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पेस का इशू रहेगा। और जो टीम अनाउंस की है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शाहनवाज दानी या शहजाद गुल को टीम में होना चाहिए था। जब बाकी अली उस्मान आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, वो आउट कर रहा है 200 से ज्यादा उसने 2 सीजन में आउट किया, इसी सीजन में 73 आउट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से साजिद की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर बहुत अच्छी नहीं रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और मेरे ख्याल से पहले ही टेस्ट में अली उस्मान जो करंट फॉर्म अच्छी है उनको खिलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। देखते हैं 4 डे मैच जो है, पहले टेस्ट मैच से पहले उनको वहाँ मौका मिलता है नहीं मिलता। माजिद भट्टी साहब, धानी के हवाले से आपसे बात कर लेता हूँ। धानी और वाइट बॉल टीम के साथ भी रहे, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रहे, एशिया कप के स्क्वाड में भी रहे, लेकिन तस्वीर वो ज़्यादा बनवा रहे थे, वो टीम के साथ ट्रैवल ज़्यादा कर रहे थे, खेल कम रहे थे, और फिर अचानक वो मंजर से गायब हो गए। पहले PSL में वो कहीं नज़र नहीं आया आपको। अब पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी के हवाले से बात हो रही थी, जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने उनके हवाले से गुफ्तगू की कि अच्छे नज़र आ रहे थे, रिदम में थे, आउट कर रहे थे, उनको खिलाना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि करंट फॉर्म जो है प्लेयर की वो इम्पॉर्टेंट है। शाहनवाज धानी लाड़काना से उनका ताल्लुक़ है, जब वो आए थे तो उस वक्त तो ख़ासे पुरजोश थे, फिर अचानक परफॉर्मेंस ख़राब हुई, वो सोशल मीडिया पर क्राउड में उनका कुछ और एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही थी, तो वो टीम से बाहर हो गए। लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की, अब देखें ना 42 विकेट्स ली और उसके बाद उसको सिला नहीं मिल रहा। तो अब हम बार बार बात करते हैं कि भी प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और मैं बार बार एक तो शाहनवाज धानी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं मिर्ज़ा साद बेग की भी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को क्राइटेरिया बनाना है, करंट फॉर्म को क्राइटेरिया बनाना है, तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो 1000 रन बनाने वाला बैट्समैन है, टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर है, उसको भी आप छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब किसी के लिए इन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है, किसी के लिए कोई और। वेस्ट इंडीज़ ने अभी जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 550 पे 500 रन बना दिए, तो ये वो वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं है। जब से आप देखें कि डैरेन सैमी उनके हेड कोच बने, वो बिल्कुल उनकी क्रिकेट का एक माइंडसेट ही चेंज हो गया है। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम को दोनों टेस्ट मैचों में, इंग्लैंड तो हम बाद में जाएंगे, यहाँ भी टफ टाइम मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ख़राब सिलेक्शन हुई है, अच्छी सिलेक्शन हो सकती थी, लेकिन या एक क्लिप आकिब जावेद का जो उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा, वो आप ज़रूर संभाल के रखिएगा। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने वो सही कहा है तो फिर तो वो समझ ले कि अमर हो जाएगा वो क्लिप। अगर नहीं कहा तो वो बार बार क्लिप चलेगा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 140-150 वाली स्पीड के ये 3-4 बॉलर हैं। क्या वो बॉलर अगले कुछ सालों में या अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर पे हमें नज़र आएंगे, या PSL में 4-4 ओवर करवा के फिर मंजर से गायब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड और हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।